मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल जेस अकेडमी। टुडे विल डिस्कस चैप्टर 4 ऑफ क्लास 7th NCERT Geography, that is air. Air. The earth is surrounded by a huge blanket of air called atmosphere. What is atmosphere? A huge blanket of air which surrounds the earth is called atmosphere. Why this atmosphere is useful for us? It provides us air we breathe and protect us from harmful effects of sun rays. एटमॉस्फेयर करता क्या है? ये हमको एयर प्रोवाइड करता है ब्रीथ करने के लिए और हमको प्रोटेक्ट करता है किससे? फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सन रेज. ओके, अगर ये नहीं होता तो क्या होता? व्हाट हैपेंस इफ दिस एटमॉस्फेयर इज नॉट प्रेजेंट इन ओवर द अर्थ? विदाउट दिस ब्लैंकेट ऑफ प्रोटेक्शन वी वुड बी बेक्ड अलाइव by the heat of sun during the day and frozen during night. So it is this mass of air that made the temperature of earth livable. अगर ये नहीं होता एटमॉस्फेयर तो दिन में हम सूरज की गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ती कि बिल्कुल बेक्ड हो जाते, हम जल जाते, और रात में इतनी ज़्यादा ठंडक होती कि बिल्कुल फ्रीज हो जाते हम. तो ड्यू टू दिस एटमॉस्फेयर, सी द इम्पॉर्टेंस, ड्यू टू दिस एटमॉस्फेयर टेम्परेचर ऑफ दिस अर्थ हैज़ बिकेम लिवेबल. So mass of air that has made the temperature of earth livable. Okay, now this is the composition of atmosphere. What are the gases present in the atmosphere? Actually what we air take during the breathing is a mixture of gases. Nitrogen and oxygen are the two gases which make up the bulk of the atmosphere. Which are the two gases which make bulk of this atmosphere? Nitrogen and oxygen. Nitrogen approximately 78% and oxygen how much? 21%. Okay, now in other gases which are present in the atmosphere are carbon dioxide, helium, ozone, argon, hydrogen. See, these gases are very important और कई बार एग्जाम में पूछी भी जा चुकी हैं. Which are the gases present, other gases present in the atmosphere? The carbon dioxide, helium, ozone, argon, hydrogen are found in lesser quantities. Okay, नाइट्रोजन इज मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर. नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा होती है, कितनी? 78%. ओके, मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर. जब हम सांस अंदर लेते हैं तो नाइट्रोजन भी साथ में अंदर जाती है. हमारे लिए बहुत हेल्पफुल नहीं है लेकिन वो अंदर जाती है क्योंकि एयर जो है गैसेस का मिक्सचर है. व्हेन वी इनहेल वी टेक सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इनटू आवर लंग्स एंड एक्सहेल इट. लेकिन ये नाइट्रोजन प्लांट्स के बहुत हेल्पफुल है. इस पृथ्वी पर सबको जीना है तो उसी के हिसाब से पूरे एटमॉस्फेयर के गैसेस का कंपोजिशन भी है. नाइट्रोजन हमारे लिए यूज़फुल नहीं है लेकिन प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है. सी, बट प्लांट्स नीड नाइट्रोजन फॉर देयर सर्वाइवल. दे कैन नॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम एयर. Bacteria that live in the soil and roots of the some plants take nitrogen from air and change its form so that plant can use it. Plants directly नाइट्रोजन नहीं लेते हैं बल्कि कुछ बैक्टीरिया सॉइल में पाए जाते हैं, लेगुमिनस प्लांट्स में. ठीक है, उनको कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज. वो क्या करते हैं? नाइट्रोजन लेते हैं और उनकी जो रूट नोड्यूल्स जो होते हैं प्लांट्स के उसमें इसको फिक्स कर देते हैं और वहाँ से ये प्लांट्स जो है नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर यूज़. ओके, ऑक्सीजन इज सेकंड मोस्ट प्लेंटीफुल गैस. ऑक्सीजन कौन सी सेकंड मोस्ट प्लेंटीफुल गैस है इन द एयर? ह्यूमन्स एंड एनिमल्स टेक ऑक्सीजन फ्रॉम एयर एज विद दे ब्रीथ. ग्रीन प्लांट प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या होता है? प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं. ओके, इस पॉइंट को याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा भी जाता है ये. In this way, oxygen content in the air remains constant. If a cut tree, then its balance gets disturbed. तो इसी तरह से हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं. प्लांट क्या करते हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और फूड प्रिपेयर करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं. इस तरीके से पूरा नेचर बैलेंस चलता है.
लेकिन होता क्या है, जब हम ट्रीज को कट कर देते हैं तो ये बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है. इफ यू कट ट्रीज देन दिस बैलेंस गेट्स डिस्टर्ब. कार्बन डाइऑक्साइड इज अनदर इंपॉर्टेंट गैस. ग्रीन प्लांट यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन. जस्ट हमने डिस्कस किया था अभी कि प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और उससे अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं. ग्रीन प्लांट यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड. दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा. एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, ये सीटेट वगैरह में या एसएससी में ये एग्जाम कई बार पूछा जा चुका है. तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं. The amount of carbon dioxide released by human or animal seems to be equal to the amount used by plants, which make a perfect balance. होता क्या है कि जो हम जितने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं वो लगभग बराबर होती है किसके, जो प्लांट्स टेक करते हैं, जिसकी वजह से पूरा एक परफेक्ट बैलेंस बना रहता है. ओके, द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड बाय ह्यूमन और एनिमल्स seems to be equal to the amount used by plants, which make a perfect balance. और ये बैलेंस अपसेट हो जाता है. कब अपसेट होता है? दिस बैलेंस इज अपसेट बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल्स. जब हम फ्यूल बर्न करते हैं सच एज कोल एंड ऑयल, दे एड बिलियंस ऑफ टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू एटमॉस्फेयर ईच ईयर, अफेक्टिंग द अर्थ, वेदर एंड क्लाइमेट. और जब हम फ्यूल्स का बर्निंग करते हैं, फॉसिल फ्यूल्स वगैरह का, तो ये पूरा बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है. कार्बन डाइऑक्साइड एक्सीड कर जाती है और बर्निंग के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन कम पड़ती है और इसके से पूरा बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है. सी द कंपोजिशन ऑफ गैसेस. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है. इसमें सॉरी नाइट्रोजन, दिस इज ऑक्सीजन, नॉट आर्गन, दिस इज ऑक्सीजन O2. ओके, नाइट्रोजन 78%, O2 21%, आर्गन 0.93%. ये कई बार एग्जाम में ये गैसेस तो नहीं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन तो नहीं पूछा है, सबको पता है 78 और 21% होती है. बट व्हाट दे आस्क इन एग्जाम इज आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड. आर्गन 0.93%. सी कार्बन डाइऑक्साइड इज 0.03%, 0.03%. लेकिन अगर ये थोड़ा भी ज़्यादा बढ़ जाती है तो पूरा बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है. एंड अदर गैसेज आर 0.04%. तो आर्गन का और कार्बन डाइऑक्साइड का ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट दोनों. Do you know carbon dioxide released in the atmosphere creates a greenhouse effect by trapping the heat radiated from the earth. It is therefore called greenhouse gas, and without it the earth would have been too cold to live in. What is greenhouse effect? देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड करती क्या है, जब दिन में सनरेज पृथ्वी पे आती हैं तो आपकी ये शॉर्ट वेव्स वेवलेंथ के रूप में आती हैं. ओके, देन वो अर्थ पे टकराने के बाद वहाँ से कुछ तो एब्जॉर्ब हो जाती हैं और कुछ वापस एटमॉस्फेयर में जाती हैं. जब एटमॉस्फेयर में जाती हैं तो वो लॉन्ग वेव रेडिएशंस के रूप में जाती हैं, उनकी वेवलेंथ बढ़ जाती है. और लॉन्ग वेव रेडिएशंस को ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पूरा निकलने नहीं देता, उनको रिफ्लेक्ट कर देता है पृथ्वी की तरफ. तो पृथ्वी के चारों तरफ एक गर्म सा इन्वायरमेंट बना रहता है. तो रात में क्या होता है, जब पृथ्वी ठंडी होती है और ये हीट इसमें से रेडिएट होती है लॉन्ग वेव रेडिएशन के फॉर्म में, तो कार्बन डाइऑक्साइड उसको वापस भेज देती है पृथ्वी की तरफ और उससे पूरा एक वार्म का ब्लैंकेट बन जाता है गर्मी का. इसलिए पृथ्वी बिल्कुल रहने लायक बन जाती है, बहुत ठंडी नहीं हो जाती. सो दिस फैक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज इन द एटमॉस्फेयर क्रिएट्स अ ग्रीन हाउस इफेक्ट बाय ट्रैपिंग द हीट radiated from the earth. It is therefore called greenhouse gas, and without it earth would have been too cold to live in. इसके बिना अर्थ रहने लायक नहीं होती. तो कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. However, when its level in the atmosphere increases due to factory smoke or car fumes, the heat retained increases and the temperature of the earth increases. This is called global warming. लेकिन होता क्या है, पृथ्वी को रहने के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए, अगर उससे ज़्यादा भी रहता है तो वो भी नुकसानदेह है. तो जब अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज कर जाता है तो मोर हीट इज रिटेन्ड इन द एटमॉस्फेयर, अर्थ एटमॉस्फेयर. ओके, व्हेन इट्स लेवल इन द एटमॉस्फेयर इंक्रीजेज ड्यू टू फैक्ट्री स्मोक और कार फ्यूम्स, द हीट रिटेन्ड इंक्रीजेज द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ. दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग. और इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं. जब
आपका जो हीट रिटेन जो एटमॉस्फेयर में है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और इसकी वजह से पूरा इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा गर्म होने लगता है। इसको हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। दिस राइज इन द टेम्परेचर कॉजेज द स्नो इन द कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू मेल्ट। अब इसकी वजह से होगा क्या, जो आपके पोलर एरियाज़ में जो स्नो वगैरह है, बर्फ़ है, या जो माउंटेन्स पे जो बर्फ़ है वो पिघलने लगती है। तो पिघलने लगी तो क्या होगा, जो आपका आइस के रूप में स्टोर था वो पूरा नदियों में आना शुरू हो जाएगा और उसकी वजह से कहीं पे बाढ़ आ जाएगी, कहीं सूखा पड़ेगा। ओके, तो स्नो स्टार्ट्स मेल्टिंग। एज अ रिजल्ट सी लेवल राइजेज। तो उसकी वजह से होगा क्या, सी लेवल राइजेज कॉजिंग फ्लड्स इन कोस्टल एरियाज। देर आर मेनी ड्रास्टिक चेंजेस इन द क्लाइमेट ऑन प्लेसेस leading to extinction of some plants and animals in the long run. When the air is heated, it expands, becomes lighter and goes up. Cold air is denser and heavier. That is why it tends to sink down. Okay? गर्म एयर क्या होती है, गर्म होकर हल्की हो जाती है तो वो ऊपर जाती है, और कोल्ड एयर क्या होती है, वो डेंसर होती है और हैवियर होती है तो वो नीचे की तरफ आती है. When hot air rises, cold air from the surrounding area rushes there to fill the gap. This is called air circulation. This is how air circulation takes place. What happens during the hot season, that when the air of this particular area heated, it gets in the upper atmosphere, goes up in upward direction, and the surrounding colder area rushes to fill the gap, and in this way air circulation takes place. Now, structure of atmosphere. This is very important, and you should stick to the lines of the NCERT. Our atmosphere is divided into 5 layers, starting from the Earth's surface. Okay, into 5 layers, starting from Earth's surface. These are, see, this is troposphere. This order has of this ordering of atmospheric layers have asked many times in examinations, which is the just upper layer of the atmosphere, just your top of your head. See, the first layer is troposphere. Troposphere just इसको आप कैसे रिकॉल कर सकते हैं, just top of your head means troposphere. Then stratosphere. Above the stratosphere is mesosphere, then thermosphere, and finally the exosphere, outermost layer of the atmosphere. Okay, इस ऑर्डर को ध्यान रखिएगा. ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर. ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये, और अक्सर पूछा भी जाता है ये. See the importance of troposphere. Troposphere. This layer is most important layer of the atmosphere. Its average height is 13 किलोमीटर. इसकी एवरेज हाइट याद रखिएगा 13 किलोमीटर है, और सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है ये, क्योंकि जितने भी लाइफ के चेंजिंग फिनोमिनाज होते हैं, ये लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल जो फैक्टर्स होते हैं वो सब इसी लेयर में होते हैं. द एयर वी ब्रीथ एग्जिस्ट एयर. हम जो सांस लेते हैं वो हवा इसी में रहती है, ट्रोपोस्फेयर में ही, इसलिए ये लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑलमोस्ट ऑल वेदर फिनोमिनाज, जितने भी वेदर फिनोमिनाज होते हैं लाइक रेनफॉल, फॉग, हेल स्टॉर्म, ऑकर इन दिस लेयर, सभी वेदर फिनोमिना इसी लेयर में होते हैं, किसमें, ट्रोपोस्फेयर में. इसलिए दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर, ट्रोपोस्फेयर. ट्रोपोस्फेयर जस्ट टॉप ऑफ योर हेड, इसको ऐसे याद रखिएगा आप. तो ऑल वेदर फिनोमिना टेक्स प्लेस इन दिस लेयर लाइक रेनफॉल, फॉग, हेल स्टॉर्म ऑकर इन दिस लेयर. नाउ above this is stratosphere. Above the troposphere lies the stratosphere. It extends up to the height of 50 किलोमीटर. ट्रोपोस्फेयर के बाद मतलब 13 किलोमीटर के बाद इसकी हाइट 13 किलोमीटर थी, उसके ऊपर आपकी क्या है, स्ट्रेटोस्फेयर, और उसकी हाइट कहाँ तक है, 50 किलोमीटर तक. दिस लेयर इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड्स एंड एसोसिएटेड वेदर फिनोमिना, मेकिंग कंडीशन मोस्ट आइडियल फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन्स. ये पर्टिकुलर लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों इंपॉर्टेंट है, रहने के लिए नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, ये फ्री फ्रॉम क्लाउड्स हैं. यहाँ क्लाउड्स नहीं होते, कोई वेदर फिनोमिना नहीं होता, यहाँ पर कोई मौसमी घटनाएं नहीं होती, जैसे आप कह सकते हैं चक्रवात या रेनफॉल, फॉग, यहाँ पर कोई ऐसी घटनाएं नहीं होती. इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी एरोप्लेन्स के लिए, एविएशन इंडस्ट्री के लिए, मेकिंग कंडीशन मोस्ट आइडियल फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन्स. तो यहाँ कोई वेदर फिनोमिना नहीं होगा तो एरोप्लेन्स को फ्लाई करने में ईजी होगा. सो मेकिंग कंडीशन मोर आइडियल फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन्स. तो एरोप्लेन्स कहाँ फ्लाई करती हैं मैक्सिमम, स्ट्रेटोस्फेयर में. ओके, वेदर फिनोमिना कहाँ टेक्स प्लेस करते हैं, ट्रोपोस्फेयर में. See, one important feature of stratosphere is it contains layer of ozone gas. और सबसे important phenomena आपका स्ट्रेटोस्फेयर का ओजोन लेयर. ठीक, प्रेजेंस ऑफ अ लेयर ऑफ ओजोन गैस. ओजोन गैस इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस ऑफ द सन.
जो सन से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आती हैं उससे हमें बचाती है ये लेयर स्ट्रेटोस्फेयर। देन मीजोस्फेयर, दिस इज द थर्ड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। मीजोस्फेयर एटमॉस्फेयर की थर्ड लेयर है, ओके, जस्ट अबव द स्ट्रेटोस्फेयर, और एक्सटेंड करती है अप टू द हाइट ऑफ 80 किलोमीटर, मीन्स फ्रॉम 50 to 80 इट इज मीजोस्फेयर। मीटियोराइट बर्न्स अप इन दिस लेयर ऑन एंटरिंग फ्रॉम द स्पेस। यहाँ पर क्या होता है, मीटियोराइट्स जो होते हैं उल्कापिंड, वो जब एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं तो यहीं पे जल जाते हैं। वो मीटियोराइट्स बर्न अप इन दिस लेयर ऑन एंटरिंग फ्रॉम द स्पेस, जब वो स्पेस से गिरते हैं तो इसी लेयर में बर्न करते हैं। कहाँ पे, मीजोस्फेयर। एम फॉर मीजोस्फेयर एंड एम फॉर मेटेओराइट्स। तो मेटेओराइट्स बर्न इन द लेयर, विच लेयर, इन द मीजोस्फेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, बिल्कुल इसको ध्यान रखिएगा एग्जाम से, ये छोटे छोटे फैक्ट्स एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। देन कम्स द थर्मोस्फेयर। इन थर्मोस्फेयर टेम्परेचर राइजेस वेरी रैपिडली विथ इंक्रीजिंग हाइट। थर्मोस्फेयर में क्या होता है, टेम्परेचर बहुत रैपिडली राइज करता है। टेम्परेचर राइजेस वेरी रैपिडली with increasing height. Okay, T for thermosphere and T for temperature. Temperature rises very rapidly in this layer with increasing height. Ionosphere is the part of this layer. It extends between 80 to 400 किलोमीटर। आयनोस्फेयर भी इसी का पार्ट है, किसका, थर्मोस्फेयर का, और ये कहाँ रहता है, 80 से 400 किलोमीटर तक। अब यहाँ पर हम एक चीज़ देख लेते हैं, इस फिगर को देख लेते हैं। ये देखिए, दिस फिगर इज वेरी इंपॉर्टेंट। सी, दिस इज ट्रोपोस्फेयर। In figure you can see this is troposphere, this is on Mount Everest, okay. This above in the see in the figure that above the troposphere there is stratosphere. This is stratosphere, okay. In a stratosphere you can see that this aeroplane is flying, so aeroplane can fly better in the stratosphere, and troposphere is responsible for environmental changes लाइक रेन, फॉग, ओके, जितनी मौसमी घटनाएं वो ट्रोपोस्फेयर में होती है। उसके ऊपर आपका होगा स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर। देन अबव द स्ट्रेटोस्फेयर देयर इज मीजोस्फेयर। सी, दिस इज मीजोस्फेयर। यहाँ पर क्या होता है, देखिए ये आपको स्टार स्टार दिख रहे होंगे, स्टार्स छोटे दिख रहे होंगे। ये समझिए उल्कापिंड जब यहाँ से गिरते हैं, ये मेटेओराइट जब आते हैं इन्वायरमेंट में तो यहीं पे बर्न हो जाते हैं। देन अबव दिस इज थर्मोस्फेयर वेयर टेम्परेचर राइजेज वेरी रैपिडली विथ इंक्रीजिंग हाइट, और इसीलिए थर्मोस्फेयर में होगी आयनोस्फेयर होता है, ओके। सो आयनोस्फेयर, दिस लेयर हेल्प इन रेडियो ट्रांसमिशन। तो हमने देखा अब कि थर्मोस्फेयर में आयनोस्फेरिक लेयर होती है, अब वो किस लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, हेल्प इन द रेडियो ट्रांसमिशन। आयनोस्फेयर में रेडियो ट्रांसमिशन, जो रेडियो वेव्स होती है वहीं पर जाकर रिफ्लेक्ट होकर आती हैं। दिस लेयर हेल्प इन रेडियो ट्रांसमिशन। रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय दिस लेयर। जो रेडियो वेव्स हम अर्थ से भेजते हैं कहीं दूसरी जगह जाने के लिए, वो यहीं से रिफ्लेक्ट होकर आती हैं, ओके। सो दिस लेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रेडियो ट्रांसमिशन। विच लेयर, दैट इज थर्मोस्फेयर, एंड द थर्मोस्फेयर स्पेशली आयनोस्फेयर, ओके। नाउ एक्सोस्फेयर, द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज नोन एज एक्सोस्फेयर। जो अपर मोस्ट लेयर है उसको हम कहते हैं एक्सोस्फेयर, एंड दिस हैज अ वेरी थिन एयर। वहाँ एयर बहुत पतली होती है। लाइट गैसेस लाइक हीलियम एंड हाइड्रोजन फ्लोट इन the space from here. Light gases like helium and hydrogen float into a space from here. जो हल्की गैसेस होती हैं वो यहीं से स्पेस में फ्लोट करती हैं, लाइक हीलियम और हाइड्रोजन जो हल्की गैसेस होती हैं, ओके। नाउ वेदर एंड क्लाइमेट। व्हाट इज वेदर? वेदर इज दिस आर टू आर डे टू डे कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर। वेदर क्या होता है, हर घंटे जो बदलने वाला और डे टू डे चेंज होने वाला एटमॉस्फेयर कंडीशन। सो वेदर इज आर टू आर डे टू डे कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर। वेदर कैन चेंज ड्रामेटिकली फ्रॉम डे टू डे। वेदर कहते हैं आज मौसम ऐसा है, आज मौसम थोड़ा फॉगी है, आज मौसम ठंडा है, आज मौसम गर्म है, तो वो डेली चेंज वाला फिनोमिना है। हाउएवर द एवरेज वेदर कंडीशंस ऑफ अ प्लेस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम रिप्रेजेंट द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। अब क्लाइमेट क्या होता है, बहुत लॉन्गर पीरियड तक जो वेदर कंडीशंस किसी एरिया में प्रिवेल करती हैं उसको हम कहते हैं क्लाइमेट। द एवरेज वेदर कंडीशंस ऑफ अ प्लेस फॉर लॉन्गर पीरियड, ओके, इट्स कॉल्ड क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस। ये एवरेज वेदर कंडीशंस होती हैं लंबे समय तक के लिए। अर्थ रिसीव वन इन
2 triple zero triple zero triple zero part of sun's energy. It's approximately this is 2 arab, 1 in 2 arab parts of sun energy. मतलब इतनी ज़्यादा में से हम सिर्फ 1% एनर्जी लेते हैं, 1 पार्ट उसका लेते हैं. उसके बाद भी देखिए कितनी गर्मी होती है. टेम्परेचर, द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस of the air is known as temperature. The temperature of the atmosphere changes not only between day and night, but also from season to season. Summer are hotter than winters. Temperature क्या होता है? It is measure of degree of hotness or coldness. मतलब hotness और coldness को measure करने की डिग्री है temperature. और ये डे नाइट में भी चेंज होता है, सीजन टू सीजन चेंज होता है. जैसे summers are more hotter than winters. An important factor that influences the distribution of temperature is insolation. Important factor that influences the distribution of temperature is insolation. यानी सूर्य की किरणें ये अफेक्ट करती हैं टेम्परेचर के डिस्ट्रीब्यूशन को. इंसोलेशन इज द इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ. इंसोलेशन क्या होता है? इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ. द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल. इंसोलेशन क्या होती है? इक्वेटर से पोल की तरफ जाने पर डिक्रीज होती है. ओके, दिस फैक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. देयरफॉर द टेम्परेचर डिक्रीजेस इन द सेम मैनर. तो टेम्परेचर भी उसी हिसाब से डिक्रीज करता है. दैट इज वाई पोल्स आर कवर्ड विथ स्नो. इसीलिए पोल्स स्नो से कवर्ड होते हैं. ओके, तो हमने देखा कि इंसोलेशन डिक्रीज फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल. इफ द अर्थ टेम्परेचर राइजेस टू हाई, इट वुड बिकम टू वार्म फॉर सम क्रॉप्स टू ग्रो. अगर अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो कुछ फसलें तो यहाँ हो ही नहीं पाएंगी. इफ टेम्परेचर राइजेस टू हाई, इट वुड बिकम टू वार्म फॉर सम क्रॉप्स टू ग्रो. देयर आर सम इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरमेंट. थर्मोमीटर measure the temperature, barometer, atmospheric pressure, rain gauge, amount of rainfall, and wind vane show the wind direction. ओके, को ध्यान रखिए, कई बार एग्जाम में छोटे पूछे जाते हैं, जैसे विंड वेन पूछा जाता है, रेन गेज पूछा जाता है, बैरोमीटर पूछा जाता है. बैरोमीटर अक्सर सीटेट लेवल के एग्जाम से पूछा जाता है. ये डू यू नो द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर इज डिग्री सेल्सियस. इट वॉज इन्वेंटेड बाय एंड्रिस सेल्सियस. किसके द्वारा इन्वेंट की गई थी सेल्सियस स्केल? एंड्रिस सेल्सियस. On the Celsius scale, the water freezes at 0 degrees Celsius and boils at 100 degrees Celsius. Air pressure, air above the us presses us. हमारे जो ऊपर हवा रहती है वो हमको प्रेस करती है ऊपर से, हमको पता नहीं चलता पर उनको ऊपर से प्रेस करती है. Air above us presses us with a great force on our bodies. However, we don't even feel it. This is because the air pressure presses us from all directions and our body exert a counter pressure. हमको एयर का प्रेशर फील क्यों नहीं होता? कि ये एयर हमको चारों तरफ से प्रेस करती है, इसलिए हमें पता नहीं चलता कि हमें कोई प्रेस कर रहा है. अगर से कोई ऊपर से प्रेस करता है तो हमें लगता है ऊपर से कोई प्रेस कर रहा है, पर ये चारों तरफ से प्रेस करती है हमें. एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सर्फेस. व्हाट इज एयर प्रेशर? इट इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ द एयर ऑन द अर्थ सर्फेस. एज वी गो अप द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, द प्रेशर फॉल्स रैपिडली. The air pressure is highest at sea level and decreases with the height. इस फैक्ट को याद रखिएगा कि जैसे हम ऊपर जाते हैं तो एयर प्रेशर कम होता है और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एयर प्रेशर कब होता है? सी लेवल पे. सो एयर प्रेशर इज हाईएस्ट एट द सी लेवल एंड डिक्रीजेज विथ हाइट. हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द टेम्परेचर ऑफ एयर एट अ गिवन प्लेस. इन एरियाज वेयर टेम्परेचर इज हाई, द एयर गेट्स हीटेड एंड राइजेज. दिस क्रिएट्स अ लो प्रेशर एरिया. Low pressure is associated with cloudy skies and wet weather. हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन का जैसे हमने वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया कि ऊपर जाते हैं तो एयर प्रेशर कम होता है. हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है इसका? इट इज इफेक्टेड बाय द टेम्परेचर एट अ गिवन प्लेस. वहाँ का तापमान कितना है, कैसा है. इफ टेम्परेचर इज वेरी हाई, द एयर गेट्स हीटेड अप एंड राइजेज. तो अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो वहाँ की एयर गर्म होकर ऊपर चली जाती है, ऊपर जाएगी, फिर वहाँ पर क्या होगा? लो प्रेशर एरिया क्रिएट होगा, तो सराउंडिंग से एयर वहाँ पर मूव करेंगी. इसकी वजह से वो होगा कि वहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी होंगी? क्लाउडी स्काई एंड वेट वेदर. ओके, इन एरियाज हैविंग लो टेम्परेचर एयर इज कोल्ड. लो टेम्परेचर एरिया में एयर कोल्ड होती है. देयरफॉर हैवी एयर सिंक
एंड क्रिएट्स ए हाई प्रेशर। तो वहाँ पर क्या होगा, जब एयर ठंडी होती है तो ऊपर से और एयर ठंडी होगी तो सिकुड़ेगी एयर, तो ऊपर से और एयर वहाँ पर सिंक करेगी, तो वहाँ पर हाई प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाएगा। सो लो टेम्परेचर in areas having low temperature the air is cold and it is therefore heavy air sinks and creates a high pressure area. High pressure is associated with clear and sunny sky. जब हाई प्रेशर होता है तो वहाँ मौसम कैसा होगा, क्लियर एंड सनी स्काई। इन दोनों फैक्ट को याद रखिएगा कि लो प्रेशर एरिया में क्या होगा, क्लाउडी स्काई एंड वेट वेदर, और हाई प्रेशर एरिया में क्लियर एंड सनी स्काई। देयर एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। ये तो आपको पता है कि एयर हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। ऑन मून देयर इज नो एयर, मीन्स नो एयर प्रेशर। मून पे क्या है, एयर है ही नहीं, इसलिए वहाँ एयर प्रेशर भी नहीं है। देयर इज नो एयर एंड इज नो एयर प्रेशर। एस्ट्रोनॉट्स हैव टू वियर स्पेशल प्रोटेक्टिव सूट, स्पेस सूट filled with air when they go to the moon. If they did not wear these space suits, the counter pressure exerted by the body of the astronauts would make the blood vessels burst. The astronauts would bleed. एस्ट्रोनॉट्स जब ऊपर जाते हैं मून वगैरह पे तो वो स्पेशल सूट वियर करते हैं। अगर वो सूट को नहीं वियर करते हैं तो क्या होगा, उनकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो बर्स्ट कर जाएंगी और पूरा ब्लीडिंग हो जाएगी उनकी। तो वो एयर प्रेशर को मेंटेन करती है, मतलब जो कि अंदर का जो इंटरनल प्रेशर है, क्योंकि हमारी बॉडी जो है अर्थ के हिसाब से डिज़ाइन की गई है, अर्थ के हिसाब से बनी है, अर्थ पे एटमॉस्फेयर है, तो हमारे यहाँ क्या होगा, अगर वो नहीं पहनेंगे सूट को तो क्या होगा, जो इंटरनल प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। बाहर एटमॉस्फेयर है ही नहीं तो एक्सटर्नल प्रेशर रहेगा ही नहीं, तो इंटरनल प्रेशर जब ब्लड वेसल्स ज़्यादा होगा तो ब्लड वेसल्स ब्लीड कर जाएंगी। दिस इज द रीज़न वाई द वियर द स्पेस सूट। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर नहीं पहनेंगे तो क्या होगा, उनकी ब्लड वेसल्स बस्ट कर जाएंगी। नाउ विंड, द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया इज कॉल्ड विंड। व्हाट इज विंड? मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया इज कॉल्ड विंड. Wind is named after the direction from which it blows. The wind blowing from west is called westerlies. Wind का नाम कैसे दिया जाता है, वो किस डायरेक्शन से ब्लो करती हैं। अगर वेस्ट से ब्लो कर रही है तो उनको हम वेस्टर्लीज कहते हैं. Winds can be broadly divided into three type. तीन तरह की हवाएं होती हैं. Permanent winds, like जैसे trade wind, westerlies, easterlies are the permanent wind. These blow constantly throughout the year in the particular direction. पूरे साल एक ही डायरेक्शन में मूव करती हैं permanent winds. Seasonal winds, these wind changes their direction in different seasons. For example, monsoon India. Seasonal winds कैसी, जो अपने डायरेक्शन को मॉनसून हर साल चेंज कर, मतलब साल में कई बार चेंज करती हैं, जैसे मॉनसून विंड. इंडिया की मॉनसून विंड सीजनल विंड है ये. एंड लोकल विंड्स, दिस ब्लो ओनली ड्यूरिंग पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द डे और अ ईयर इन स्मॉल एरिया. लोकल विंड्स क्या है, वैसे लोकल एरिया में कुछ पर्टिकुलर समय के लिए बहती हैं. फॉर एग्जाम्पल लैंड एंड सी ब्रीजेज, और जैसे आप नॉर्दर्न इंडिया में देखेंगे लू. ओके, see this figure, very important figure. This is your equatorial pressure या doldrum belt. इसको हम क्लास 11 की एनसीईआरटी में डिटेल में डिस्कस करेंगे, पर फिर यहाँ आप थोड़ा आइडिया के लिए देख लीजिए. दिस इज इक्वेटोरियल प्रेशर बेल्ट या डोल्ड्रम. ऑलमोस्ट इसमें आपका कांस्टेंट एयर ब्लो रहती है. और यहाँ पर होता क्या है, दोनों जो ट्रेड विंड्स हैं साउदर्ली ट्रेड विंड और नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, ये देखिए यहाँ नॉर्थ ईस्ट ट्रेड, यहाँ से सदर्न ईस्ट ट्रेड विंड, ये दोनों इसी एरिया पे मिलती हैं आके डोल्ड्रम पे. हियर इज योर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, इसको हम हॉर्स लैटिट्यूड भी कहते हैं, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट. उसके वहाँ से जो हवाएं निकलती हैं वो है प्रिवेलिंग वेस्टर्लीज, वहाँ से पश्चिमा पौने निकलती हैं. देन सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, देन अगेन दिस हाई प्रेशर बेल्ट. सो दिस इज लो प्रेशर बेल्ट, this is high pressure belt, then again this is low pressure belt, and this is high pressure belt. Similarly in southern hemisphere this is high pressure belt, tropical high pressure horse latitude. Then again this is low pressure belt and this is again high pressure belt. यहाँ high pressure क्यों है, क्योंकि हवा वहाँ ठंडा है इसलिए हवाएं वहाँ पर सिंक करती हैं, इसलिए वहाँ पर high pressure है. Okay, now moisture, when water evaporates from land and different water bodies, it becomes water vapor. Moisture in the air at any time is known as humidity. Humidity क्या है, moisture in the air at any time, वहाँ पर उस टाइम moisture कितना है उस एयर में, उसको हम कहते हैं humidity. When the air is full of water vapor we call it humidity.
अगर एयर जो है फुल ऑफ वाटर वेपर है तो उसको हम कहेंगे ह्यूमिड डे। जैसे आपका कोस्टल एरियाज़ में होता है। जैसे आप कलकत्ता में चले जाइए तो अक्सर आपको वहाँ लगेगा बहुत काफ़ी पसीना आता है, तो ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पे। एज द एयर गेट्स वार्मर इट्स कैपेसिटी टू होल्ड वाटर वेपर इंक्रीजेज, सो इट बिकम्स मोर एंड मोर ह्यूमिड। इस फैक्ट को ध्यान रखिए, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। एज द एयर गेट्स वार्मर, अगर हवा गर्म होती है तो क्या होता है, कैपेसिटी टू होल्ड द वाटर वेपर इंक्रीजेज, उसकी कैपेसिटी वाटर वेपर को होल्ड करने की इंक्रीज हो जाती है, एंड सो इट बिकम्स मोर एंड मोर ह्यूमिड। ऑन अ ह्यूमिड डे clothes take longer to dry and sweat from our body does not evaporate easily, making us feel very uncomfortable. ह्यूमिड डे में क्या होता है, कपड़े जल्दी सूखते नहीं हैं। कपड़े सूखे हैं कैसे, क्योंकि इन्वायरमेंट ऑलरेडी ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा है कि आपके कपड़ों से जो आपका मॉइस्चर वो निकलेगा ही नहीं। क्योंकि अगर एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर कम होता तब तो आपके कपड़ों से निकलता, लेकिन एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी मॉइस्चर ज़्यादा है, इसलिए कपड़ों से निकलेगा ही नहीं, तो कपड़े सूखेंगे नहीं और हमारे बॉडी से पसीना ज़्यादा निकलता उस टाइम, making us feel very uncomfortable. When the water vapor rises, it starts cooling. When water vapor rises, जब water vapor ऊपर जब जाती है या उठने लगती है ऊपर की तरफ तो ठंडी होने लगती है। The water vapor condense causing formation of droplets of water. और धीरे धीरे जब ऊपर जाएगी और कंडेंस होना शुरू हो जाएगी, ठंडी होगी फिर वाटर ड्रॉपलेट्स चेंज हो जाएगी। Now water clouds are just masses of such water droplets. Clouds क्या होते हैं, इन्हीं वाटर ड्रॉपलेट्स के मासेस होते हैं वो। ओके, व्हेन दीज ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर बिकम टू हैवी टू फ्लोट इन एयर, देन दे बिकम प्रेसिपिटेशन। जब इतने हैवी हो जाते हैं कि उनको कैरी नहीं किया जा सकता क्लाउड्स में, तो वो बारिश के रूप में नीचे आ जाते हैं। जेट प्लेन्स फ्लाइंग इन द स्काई लीव अ लिटिल ट्रेल बिहाइंड देम। जेट प्लेन जो हवा में उड़ती हैं वो अपने पीछे लंबी सी पूंछ छोड़ के जाती हैं। ये लंबी पूंछ क्या होती है, द मॉइस्चर फ्रॉम देयर इंजन कंडेंस। ये क्या है, जब उनके इंजन से मॉइस्चर निकलता है तो वो कंडेंस हो जाता है उस एटमॉस्फेयर में, और उसी को हम लंबी पूंछ के रूप में देखते हैं। वी सी ट्रेल्स ऑफ दिस कंडेंस मॉइस्चर फ्रॉम फॉर सम टाइम व्हेन देयर इज नो एयर मूवमेंट टू डिस्टर्ब इट। नाउ प्रेसिपिटेशन दैट कम्स डाउन टू द अर्थ in liquid form is called rain. Precipitation जब पृथ्वी पर लिक्विड फॉर्म में आता है उसको हम रेन कहते हैं। मोस्ट ऑफ ग्राउंड वाटर कम्स फ्रॉम रेन वाटर। प्लांट हेल्प प्रिजर्व वाटर। व्हेन ट्रीज ऑन हिल साइड आर कट, रेन वाटर फ्लोज डाउन द बेयर माउंटेन कैन कॉज फ्लडिंग इन लो लाइंग एरियाज। प्लांट्स क्या करते हैं, वाटर को प्रिजर्व करते हैं, होल्ड करते हैं। व्हेन ट्रीज ऑन हिल साइड्स आर कट, रेन वाटर फ्लोज डाउन एंड द बेयर माउंटेन कैन कॉज फ्लडिंग इन लो लाइंग एरिया। उसकी वजह से फिर फ्लडिंग होती है कारण पेड़ों काटते हैं तो, क्योंकि मॉइस्चर वहाँ वाटर होल्ड नहीं हो पाता। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म देयर आर 3 टाइप ऑफ रेनफॉल। रेनफॉल को हम देख लेते हैं ब्रीफली। 3 तरह की रेनफॉल होती हैं उनके मैकेनिज्म के हिसाब से। फर्स्ट इज कन्वेंशनल रेनफॉल, ओके, कन्वेंशनल रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल एंड साइक्लोनिक रेनफॉल। Rainfall is very important for the survival of plant and animals. It brings fresh water to the earth's surface. Okay, rainwater is very important for survival of plants and animals. It brings fresh water to the earth's surface. If rainfall is less, water scarcity and drought occur. अगर rainfall कम होगी तो क्या होगा, water की scarcity होगी, drought condition होगी. On the other hand, if it is more, flood would take place. देखिए यहाँ हम देखते हैं conventional rainfall. कन्वेंशनल रेनफॉल मीन्स आपका जस्ट वाटर वेपर यहाँ से राइज करेगा, ऊपर आसमान में जाएगा और वहाँ से ठंडा होकर फिर बारिश होगी। दिस इज कन्वेंशनल रेनफॉल। ओरोग्राफिक रेनफॉल पर क्या होगा, जब हवाएं पहाड़ों पे चढ़ना शुरू होती हैं, मतलब किसी रिलीफ पे, ठीक है, पहाड़ों पे चढ़ना शुरू होती हैं, तो आपको बताया था कि हवाएं जब ऊपर चढ़ती हैं या ऊपर जाती हैं तो ठंडी हो जाती हैं। तो जब ऊपर जाएंगी तो ठंडी हो जाएंगी और ठंडी होकर फिर ये बादल बनाएंगे और वहाँ से फिर बारिश होगी। ओके, ये आपकी होगी ओरोग्राफिक रेनफॉल। देन साइक्लोनिक रेनफॉल, जस्ट हमने देखा था कि जब कहीं पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है किसी पर्टिकुलर एरिया में, लोकलाइज्ड एरिया में, तो वहाँ की हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं। और हवाएं जब गर्म होकर ऊपर उठेंगी, ओके, तो ऊपर होने के बाद जाएंगी तो क्या होगा, वो तुरंत ठंडी हो जाएंगी, ठंडी होंगी और ठंडी होकर फिर वहाँ बारिश शुरू हो जाएगी। तो दिस इज साइक्लोनिक रेनफॉल, मतलब साइक्लोन्स आता है। जब हवा ऊपर उठ जाएगी तो उसको स्पेस को, जो वैकेंट स्पेस को कवर करने के लिए साइड से हवाएं उसके बाद रश करेंगी और वो भी फिर ऊपर उठेंगी और पूरा एक सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा सर्कुलेशन का, एंड दिस इज कॉल्ड साइक्लोनिक रेनफॉल।
अदर फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन आर नोन एज स्नो, स्लीट, हेल। ये भी बारिश के ही फॉर्म है, इसको याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में कंफ्यूज जाते हैं लोग। द अदर फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन आर स्नो, स्लीट एंड हेल। ओके, सो दिस कंप्लीट्स योर वीडियो। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें, और ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, जय हिंद।